everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arsu Kakkar, where daily we used to have the session of news analysis. आज के सेशन में हमें जो कवर करना है वो लिस्ट आपके सामने है that we will be talking about. So this is the complete list. पहला जो आर्टिकल है वो है टाइगर ऑर्चिड्स को लेके. फिर बेसिकली हम बात करेंगे इंद्रावती टाइगर रिजर्व के बारे में. एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये बात कर रहा है ऑर्चिड्स को लेके. फ्लावर्स की बात करेंगे, काफ़ी फेमस है ये टाइगर ऑर्चिड, क्यों नाम दिया गया है, साइट्स में किस में है, एंड एवरीथिंग अबाउट इट. लॉजिस्टिक डेटा बैंक प्रोजेक्ट मीटिंग हुई है जीएस पेपर 3 के लिए, आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है. तो जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे सेशन में आपको पता चल जाएगा, इसके बारे में डिस्कशन होगी. स्टार सी इनिशिएटिव क्या है? सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर इनिशिएटिव. तो कैसा इनिशिएटिव है, क्या कुछ है, विल टॉक अबाउट इट. जीएसटी ड्यूरिंग द लास्ट 3 years वॉज रिम्बर्स टू द चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. तो ये बेसिकली सेवा भोग स्कीम है एक, उसके विद रिस्पेक्ट टू में बात करी जा रही है. सो जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद एक आज काफी बड़ा हिंदू में एडिटोरियल आया है, दैट इज रिगार्डिंग डिलेमा ऑफ इंडियाज ग्रेट पावर एम्बिशंस. ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पर्सपेक्टिव को डेवलप करता है. क्या ये आर्टिकल है मैं आपके साथ शेयर करूंगी ही सही. तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये लिस्ट है जो हमें कवर करनी है. एंड अगर सेशन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर किया करो. यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. ठीक है. Now without taking any time, let's simply start with the first article, that is this dilemma of India's great power ambitions. ऑथर क्या कहते हैं, आर्टिकल क्या कहता है, सब कुछ जानेंगे. ये आर्टिकल ऐसा है जो कि बात कर रहा है कि इंडिया की जो पोजीशन है इन द वर्ल्ड एंड चॉइस जो इंडिया को करनी है. चॉइस किस में? क्योंकि एक सेक्शन कहता है कि इंडिया को मतलब फोकस करना चाहिए ऑन बिकमिंग अ पावरफुल कंट्री इंटरनेशनली. दूसरा सेक्शन कहता है कि पहले भैया अपने कंसंट्रेट यहाँ कर लेते हैं इन इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ ओन पीपल, अपने इंटरनल इश्यूज को देख लेते हैं. ये वो डिबेट एक हो गई डिस्कशन जो कि चाय के नुक्कड़ पे होती है. अब वो जो चाय के नुक्कड़ पे डिस्कशन होती है ना कि पहले अपने इंटरनल इश्यूज देख लो, बाद में इंटरनेशनली देखेंगे, तो वो कौन कर रहा है? बीइंग अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट आप कर रहे हो, या फिर आप सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट नहीं हो, बाकी जो भी करें. तो सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से ही आर्टिकल क्या कहता है इसको समझते हैं. क्योंकि वो ये डिस्कशन तो आम जनता कोई भी कर लेगा, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, देखते हो, अपनी अप्रोच को यहाँ पर सेट करना है. तो ये आर्टिकल एक्सप्लेन करता है कि राइटर कहते हैं कि इतना आसान नहीं है किसी एक को चूज कर लेना. मतलब इंडिया ने पिछले, मैं आपको पहले थीम बता देती हूँ इसकी पूरी. तो वो कहता है कि इंडिया ने पिछले पूरे मतलब इतने डेकेड्स में अपनी इकोनॉमी ग्रो करी है और ग्लोबल स्टेज पे एक इन्फ्लुएंस है. लेकिन ये भी मानने वाली बात है कि इंडिया के अंदर चैलेंजेस हैं, पॉवर्टी को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, गवर्नेंस को लेके, इंटरनल डिविजन्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं. तो ऑथर पॉइंट्स आउट दैट ये जो इंडिया की ग्रोइंग पावर है, इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द वर्ल्ड एंड इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. राइट, उसका इंटरनेशनल रोल आप इग्नोर नहीं कर सकते हो यहाँ पे. और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कंट्री के इंटरनल इश्यूज भी हैं जो भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो. तो बात आती है कि आपको क्या करना चाहिए. देयर नीड्स टू बी बैलेंसिंग. सो इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट फॉर इंडिया टू एड्रेस, वो होता है ना, अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को भी और अपनी ग्लोबल पावर पे जो पोजीशन एज अ ग्लोबल पावर, उन दोनों को आप कैसे बैलेंस करते हो और कैसे फिर एड्रेस करते हो. तो ये आर्टिकल इसी को मेंशन करता है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, मतलब ये तो नहीं है कि इसका मतलब ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि मतलब लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं. क्योंकि आप देखो इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन एवरेज इनकम की जो पर्सन है वो स्टिल कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. तो इन सारे फैक्टर्स पे यहाँ पर एम्फेसाइज किया हुआ है. मैं उम्मीद करती हूँ कि एटलीस्ट ये समझ आ गया कि आर्टिकल में क्या कुछ है. अब स्टार्ट करते हैं. और ऑथर कहते हैं कि ये दो व्यूज जो हैं, मतलब ठीक है ये दो ऑप्शंस हैं, लेकिन रियल सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है. इंडिया की जो ग्लोबल पावर है, राइज होना, उसमें चैलेंजेस भी हैं. और इट इज़ एसेंशियल टू थिंक अबाउट दीज चैलेंजेस ऑल्सो. क्योंकि जो भी डिसीजन इंडिया लेता है वो अफेक्ट करेगा टू द होल वर्ल्ड, बट उसके अंदर आता है लाइक इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ
1.4 बिलियन सिटीजन्स। क्योंकि अगर आप बिल्कुल कह दो कि नहीं इसको इग्नोर करो, पहले अपने घर के मसले सुलझाओ, तो वो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपकी जो कंट्री लिमिटेशंस फेस करती है जो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल के अंदर राइटर थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं 1991 के टाइम पे। वो टाइम हमने लिया जहां पर सिचुएशन क्या थी। तब इंडिया का सिचुएशन ऐसी थी, अ वीक पुअर कंट्री, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर बहुत ही ज़्यादा खराब, नॉमिनल जीडीपी भी। और अगर आप बात करो उस टाइम 846 मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से अराउंड 50% वर पुअर। अगर हमने पीछे आर्टिकल देखा है कि जब हम पॉवर्टी एलिवेट करने की बात करते हैं तो हमने नंबर हाफ भी करा है उसके अंदर। तो कहने का मतलब है उस टाइम पे 1991 में जो इंडिया था, बहुत से सिचुएशन थी। कश्मीर का इशू अपने पीक पे था, पाकिस्तान के साथ टेंशन्स थी कि कोई डर था न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। एंड उस टाइम पे सोवियत यूनियन का फिर कोलैप्स होना, जो कि इंडिया का ट्रस्टेड पार्टनर रहा, एंड यूएस के साथ आपके रिलेशन थोड़े से स्ट्रेन रहे। तो ये सारा कुछ इंडिया ने उस टाइम पे देखा है। मतलब वी हैव सीन दैट, सी ओवरऑल ये आर्टिकल कहता है कि इट टॉक्ड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पावर वी शुड एम टू बिकम इन द वर्ल्ड, राइट। तो ये सारी जब हम सिचुएशन को डिस्कस करते हैं तो ये आर्टिकल कहता है कि यहाँ पर हम उससे भी तो बाहर आए हैं। 1991 का जो टाइम था जिसमें हमने ये सब देखा, हम उससे भी बाहर आए हैं। उस टाइम पे इंडिया वॉज फेसिंग सो मेनी डिफिकल्टीज, इट वॉज नॉट अ वेल्दी कंट्री। एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो थी लोगों की वो गरीबी में रह रही थी, आज भी है, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा था, नंबर अब हाफ हो गया है। लेकिन ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स इंडिया ने प्रोग्रेस करी है, इकोनॉमी ग्रो हुई है, रिलेशंस अपने दूसरे कंट्रीज के साथ, यूएस के साथ, आज यूएस आपके साथ सबसे अच्छा एक्सक्यूज मी सॉरी, यूएस के साथ अपने डिफेंस टाइज देखो, मिलिट्री टाइज देखो, ट्रेड देखो बाइलेटरल। आप बाकी कंट्रीज फ्रांस के साथ देखो, यूएई के साथ, मिडिल ईस्ट में जाओ, साउथ एशियन कंट्रीज देख लो, तो आपके रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं विद अदर कंट्रीज। अगर हमने आर्टिकल भी डिस्कस की, देखो ये जो आर्टिकल है ना बच्चे, यहाँ पॉइंट्स नहीं कैटर करना, यहाँ पे पर्सपेक्टिव को बनाने की कोशिश करना, उसको डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डिस्कशन है, एक अंडरस्टैंडिंग है, राइट। अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी कुछ आर्टिकल्स कवर किए थे जहाँ पर हम इसी चीज़ को लेकर बात कर रहे थे कि आने वाले टाइम में जहाँ हम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं, सो इस वर्ल्ड में अभी ये जो एशियन कंट्रीज हैं ये आगे आ रही हैं। अब इंडिया, चाइना, जो कि ग्लोबल स्टेज पे उनका जो डिसीजन है वो मैटर करता है और इन्फ्लुएंस करता है फिर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर। सो इंडिया हैज बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल इन द ग्लोबल अफेयर्स। आपकी मिलिट्री लार्ज है विद न्यूक्लियर वेपन्स, यूएस एंड अदर पावरफुल कंट्रीज इंडिया को एक इंपॉर्टेंट पार्टनर की तरह देखती है। लेकिन हाँ, इन सारी प्रोग्रेस के बावजूद भी इंडिया के पास अभी चैलेंजेस हैं जो अपने को ओवरकम करने हैं। देयर आर इश्यूज विद इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, डिवीजन अमंग इट्स पीपल दैट इज बेस्ड ऑन रीजन, कास्ट, रिलीजियस डिफरेंसेस, ये सब कुछ भी है। सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर अब आप देखो तो हम वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मोर इन्फ्लुएंशियल इन द वर्ल्ड। मतलब हमारे को अब बाकी देश जो हैं, कुछ हमारे पड़ोसी, अब वैसे खड़ा नहीं होना पड़ता कटोरा लेके, पैसा नहीं है तो मतलब वी कैन हैंडल आर फाइनेंशियल मैटर्स। आप बाकी सिनेरियो में भी देखो, हम नेशनल सिक्योरिटी, अपना इंटरेस्ट पहले रखते हैं और साथ ही साथ इंटरफेरेंस की हम बात कर देंगे। इंटरफेरेंस हम अपने मैटर्स खुद से सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स ही क्यों ना हो, राइट। पहले हम वो पॉसिबल वॉर विद पाकिस्तान, उसकी हमारे वी यूज टू वरी, लेकिन अभी क्या है, वी आर मोर कंसर्न थोड़ा चाइना की तरफ, हमारे चाइना के साथ बॉर्डर इश्यूज है, लेकिन वी से कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हम नहीं चाहते। रेदर देन इंडिया को लिया जाता है कि जब कोई दो इश्यूज हो तो इंडिया कैन उन दो, जैसे होता है ना, दो लोगों में कोई मतभेद हो रहा होता है, किसी थर्ड पर्सन को आप भी बुलाते हो ताकि मीडिएट का हमारा एक कॉन्सेप्ट हमेशा रहा है। सो there is a positive feeling in the country's foreign policy. मतलब there are optimistic and we have positive relationship with other countries. So 1991 के बाद से इंडिया ने बहुत significant changes किए हैं, इकोनॉमी में भी improvements हुई हैं and poverty reduction भी हुआ है। मतलब in fact you can say, अभी तो सबको ही पता है, India is now the world's 5th largest economy
and might soon be 4 trillion also. One of the biggest militaries in the world India has, nuclear weapons, US इंडिया का क्लोजेस्ट फ्रेंड हो गया है, आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं पावरफुल कंट्रीज के साथ, लोग एक इन्वेस्टमेंट के लिए डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट प्लेस समझते हैं इंडिया को. सो ऑल द स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और जो इंडिया ने करी हैं ओवर द ईयर, दे आर स्टार्टिंग टू पे ऑफ नाउ. Country is getting more support from the other countries. So India is concerned, मतलब considered as a very influential country in the world. स्ट्रैटेजिक लोकेशन है आपकी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और यहाँ पर देखो यूक्रेन का वॉर हुआ तो इंडिया का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा. कंट्रीज लाइक यूएस, वेस्टर्न कंट्रीज, दे वांटेड इंडिया उनकी साइड पे. रशिया वॉज फेसिंग डिफिकल्टीज एंड रशिया वॉज ट्राइंग हार्ड कि इंडिया के साथ दोस्ती जो है बनी रहे. दे डोंट लूज द सपोर्ट हेयर ऑल्सो एंड टू फाइंड अ सोल्यूशन. मतलब देयर वॉज अ सेक्शन दैट बिलीव कि इंडिया शुड हेल्प मीडिएट एंड फाइंड अ सोल्यूशन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया. सो ये सब तो है ही. अब ये तो हो गई प्रोफेशनल, मतलब होता है ना पर्सनल और एक होता है आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रखना चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट है. इंडिया इज लाइक ट्राइंग टू ब्रिज दिस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. तो इंडिया का एक मेजर प्लेयर है, एक मेजर प्लेयर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है. अब आपकी पर्सनल लाइफ क्या, मतलब आपने ये देख लिया इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब ब्रिज की तरह काम कर रहा है, इज बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. व्हाट अबाउट द पीपल हु आर स्टिल इन इंडिया दैट आर लिविंग इन पॉवर्टी? कंट्री की ओवरऑल पावर ग्रो हुई है. इंडिया एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, बट इट हैज द एबिलिटी नाउ टू शेप द वे थिंग्स वर्क ऑन द ग्लोबल स्केल ऑल्सो. हाउएवर जब हम बात करते हैं इस चीज की, डिस्पाइट बीइंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इंडिया में एवरेज इनकम जो है पर पर्सन वो बांग्लादेश से भी कम है. तो ये कंपैरिजन दिखाता है कि बिग इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री का मतलब ये नहीं है कि पीपल इन द कंट्री आर बेटर ऑफ. इंडिया हैज अ लॉट ऑफ मटेरियल पावर, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट वेलबींग ऑफ द सिटीजन इज एट द बेस्ट. सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, रोड्स, बिल्डिंग्स, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, लाइक करप्शन. और उसके बाद जो डिवीजन है, देयर आर डीप डिविजन्स रीजन के बेस पे, कास्ट, एथनिक ग्रुप्स. सो इंटरनल इश्यूज जो हैं वो फिर क्या होता है, इंटरनल इश्यूज से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो. कंट्री के लीडर्स जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं फ्रॉम डीलिंग विद द ग्लोबल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, राइट. सो यहाँ पर फिर क्या होता है, फिर आते हैं, देखो समटाइम्स इट हैपन्स कि जब आप इंटरनल इश्यूज में होते हो तो आप अपनी फॉरेन पॉलिसी पे अटेंशन नहीं पे कर पाते. सो इन सच केसेस डिसीजंस अबाउट द फॉरेन अफेयर्स आर मेड बाय कैरियर ब्यूरोक्रेट्स हु आर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. आप यही सब करना चाह रहे हो, देखो इट्स लाइक, मतलब आर्टिकल में राइटर का ये कहना है, फिर मतलब आपने फॉरेन पॉलिसी को ऑटो पायलट मोड पे चला दिया. Another thing that affects India's engagement with other countries is its like, जब आपकी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है तो वो इट अफेक्ट्स कि आपके रिसोर्सेज कितने यूज हो रहे हैं यहाँ पर. अगर आप देखो तो बजट के हिसाब से आर्टिकल में ये मेंशन्ड है, डिस्पाइट सम ग्रोथ इंडियन गवर्नमेंट हैज नॉट एलोकेटेड एनफ रिसोर्सेज टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. इसका मतलब एनफ मनी नहीं है टू हैंडल द फॉरेन पॉलिसी मैटर्स प्रॉपरली, क्योंकि बाकी पैसा कहीं और भी जा रहा है, हमें बाकी चीजें भी देखनी है. सो सारी चीजें टुगेदर क्लब करें, सो इट डिस्ट्रैक्ट द कंट्रीज लीडर्स फ्रॉम फोकसिंग ऑन बिकमिंग अ ग्रेट पावर इन द वर्ल्ड. दे हैव टू डील विद मेनी इमीडिएट प्रॉब्लम्स विद इन इंडिया, तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है चीजें. अब इसमें कंक्लूजन कहाँ है? कंक्लूजन ये है, ये आर्टिकल कहता है वेदर इंडिया, मतलब इट टॉक्स अबाउट वेदर इंडिया शुड वेट अंटिल इट रिजॉल्व ऑल इट्स प्रॉब्लम्स एट होम और बिफोर ट्राइंग टू हैव अ से इन दी, मतलब पहले आप अपने घर के मसले सुलझाओ, उसके बाद वर्ल्ड के अफेयर्स देखना, और या फिर आप अपने आप को एजर्ट करो इटसेल्फ एज अ पावरफुल कंट्री ऑन द ग्लोबल स्टेज. तो ऑथर कहते हैं इंडिया में चैलेंजेस हैं विद इन द कंट्री हैं जो आपकी इन्फ्लुएंस को लिमिट कर सकते हैं इन द वर्ल्ड, और ये मिस्टेक हो जाएगी टू अवॉइड बीइंग इन्वॉल्व इन शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर. अगर आपकी कंट्री एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगी डिसीजंस बनाने में, इट विल एंड अप जस्ट फॉलोइंग द रूल्स जो कि बाकी लोग सेट कर रहे हैं आपके लिए.
ऑथर का ये कहना है कि इंडिया शुड हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट से इन द इंपॉर्टेंट मैटर्स लाइक हैंडलिंग द डेट, डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल ट्रेड एंड स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ दीज डेंजरस वेपन्स। तो ये एम्फसाइज करता है कि देखो वो ओवरऑल देखा जाए तो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है आज के टाइम पे। कंट्रीज ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है वो क्लोजली रिलेटेड है कि आप डोमेस्टिकली हाउ वेल यू आर डूइंग। तो ये दोनों चीज़ें अलग नहीं है, ये कनेक्टेड है। आपका जो इन्फ्लुएंस रहेगा बाहर, वो होता है ना कि हमें राय देने आ गए, पहले खुद तो देख लो। आप किसी को समझा रहे हो कि नहीं नहीं ये एनसीईआरटी ऐसे पढ़ो, ये वैसे करो, वो कहेंगे तो खुद करते हो क्या? तो जब आपका एक इन्फ्लुएंस होता है तो वो तभी होता है, सामने वाला भी देखता है हाँ इसने कुछ अच्छा किया था पहले भी। सो हाउ वेल यू आर डूइंग डोमेस्टिकली। सो दोनों एक्शंस आपस में लिंक्ड है। इंडिया के एक्शन इन द वर्ल्ड इट रिफ्लेक्ट्स दी वेल, आपके जो भी वर्ल्ड में एक्शंस होंगे वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपके वेल बीइंग ऑफ इट्स ओन पीपल। ना तो इंडिया को आइसोलेट कर लेना चाहिए बिल्कुल अपने आप को, यू शुड मतलब फ्रॉम सॉल्विंग द अदर थिंग्स, और ना ही सेल्फिश हो जाना चाहिए बिल्कुल इन द ग्लोबल अप्रोच कि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। सो आर्टिकल सजेस्ट करता है कि इंडिया कैन नॉट इग्नोर द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल अफेयर्स एंड इट शुड यूज इट्स इन्फ्लुएंस टू प्रोटेक्ट इट्स ओन इंटरेस्ट ऑल्सो, अपनी ग्रोथ। और आप का जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड ट्रेड पे जब डिसीजन मेकिंग होती है तो आपका इन्फ्लुएंस ऐसा हो कि यू कैन प्रोटेक्ट योर ओन इंटरेस्ट, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी, अपने यहाँ के वेल बीइंग ऑफ द पीपल। सो ये पूरे आर्टिकल का क्रक्स है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये, मैं मानूंगी। जितना इस पे डिस्कशन हो उतनी आई वुड से कम है, राइट? इसमें बहुत से पॉइंट्स निकल कर आते हैं, पॉइंट्स एज इन व्यू पॉइंट। आपका क्या व्यू पॉइंट है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप क्या सोचते हो, आपका क्या कहना है। डेफिनेटली जितनी डिस्कशंस होंगी उतना अच्छा है। अगला आर्टिकल जो है वो है टाइगर ऑर्चिड्स को लेके। इनका साइंटिफिक नेम है ग्रामेटोफाइलम स्पेकोसम, ब्लूम एट द जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला। मैं इसके बारे में बात करूंगी, आप ये तस्वीर देखते रहना, मैं आपको पॉइंट्स बताती रहूंगी मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा। इसको माइंड में सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो बहुत सी स्पीशीज न्यूज़ में आती रहती हैं, जितना उनको सेव करोगे माइंड में, पिक्चर को सेव करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये जो स्पीशीज है ना, दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्चिड स्पीशीज वर्ल्ड में। इसका नाम आता है टाइगर ऑर्चिड क्योंकि इट इज़ लाइक ब्यूटीफुल फ्लावर जो टाइगर की तरह दिखता है। आप देख रहे हो येलो बैकग्राउंड है, ब्राउन स्पॉट्स हैं। सो ये जो ऑर्चिड्स हैं इनको बहुत टाइम लगता है ग्रो करने में, 10 से 12 साल, 8 से 12 साल बिफोर दे स्टार्ट ब्लूमिंग फ्लावर्स। सो इंटरेस्टिंगली they only produce flowers every other year in their natural homes. तो मतलब अगर आप लगाओ तो एक बहुत ज़्यादा they are loved for their attractive leaves, big flowers, and people often plant them in their gardens and parks to make them look more beautiful. या तो जनवरी या जुलाई the flower blooms. अब हर साल तो नहीं होंगे, it's like मतलब होता है ना, अच्छी चीज़ के लिए थोड़ा सब्र करना पड़ता है, ये वो है। तो सम ऑफ दीज ऑर्चिड्स हैव ग्रोन वेरी टॉल। गिनीज की बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वर्ल्ड के टॉलेस्ट ऑर्चिड्स में इनका नाम है। एंड अब जब आपको ये सारा सिनेरियो पता चल गया है, देख लिया है, तो ये देखो टाइगर ऑर्चिड नाम है, लार्जेस्ट स्पीशीज हैं, 8 से 12 साल लगते हैं एंड ऑफन ग्रो एज एन ऑर्नामेंटल ऑर्चिड फॉर इट्स एट्रैक्टिव फॉलिएज एंड लार्ज फ्लावर्स। जनवरी और जुलाई में इट फ्लावर्स इन, ठीक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ऑर्चिड। डिस्ट्रीब्यूशन मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस। हैबिटेट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, प्राइमरी रेन फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर स्वैम्प फॉरेस्ट, रिवरीन, यहाँ सब। और क्लाइमेट थोड़ा सा ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और मॉनसूनल चाहिए। कंजर्वेशन स्टेटस में अपेंडिक्स 2 में है, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है वो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व को लेके। देखो ये तो ऐसा आर्टिकल है ना जो सिर्फ और सिर्फ आपकी मैप की प्रैक्टिस मांगता है, और ये रीजन ना मैंने कवर करवा रखा है बहुत अच्छे से। तो आज हम छत्तीसगढ़ घूमेंगे, मैं आपको इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती रिवर, इंद्रावती डैम सबके बारे में बता दूंगी। आपको ये सारी चीज़ें मैप में देखनी है, खुद से देखनी है। बात आ रही है समझ में? अगर देखा तो फ़ायदा होगा, नहीं देखा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे यहाँ पे जितना मर्जी टाइम लगा के पढ़ के चले जाना। तो आज छत्तीसगढ़ में बाकी जो भी हैं, जैसे अर्चना कमर है, उदांती सीता नदी है, तो ये आपको खुद से लोकेट करनी पड़ेंगी आज। और फिर उसके नीचे अगर आप देखो तो इधर अमराबाद, कंवल,
तेलंगाना के में एंटर कर जाता है, ये हमने किया हुआ है। तो डोबा अंधेरी हमने महाराष्ट्र में कवर किया है। तो वही है, जितना मैप में करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, और अभी तक तो काफ़ी मैप भर जाना चाहिए क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें कवर करके आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। इंद्रावती रिवर से ही नाम आता है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। 1981 में नेशनल पार्क था, 1983 में टाइगर रिजर्व बना। इंद्रावती रिवर बॉर्डर बनाती है महाराष्ट्र स्टेट के साथ, बनता है मतलब बॉर्डर। और ये जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ की टोपोग्राफी, इट इज़ अनड्यूलेटिंग हाईली टेरेन। एल्टीट्यूड की बात करें तो 177 to 599 मीटर्स अबव द सी लेवल इसका एल्टीट्यूड है। वेजिटेशन की बात करें तो मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट है, मॉइस्ट मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट विद टीक, विदाउट टीक। तो यहाँ पर आप देखो तो फ्लोरा और फ्लोरा के नाम हैं, बेल, जामुन, अर्जुन, टीक, राइट, कुल्लू, शीशम, ये सब कुछ। फरा की बात करें तो इट इज होम टू वन ऑफ द लास्ट पॉपुलेशंस ऑफ रेयर वाइल्ड बफेलो, इंपॉर्टेंट। टाइगर, लेपर्ड, मॉन्गूज, ये सब आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इंद्रावती रिवर जो है गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। बिना मैप के कुछ नहीं, ये पूरा सेशन मैप का है इस आर्टिकल, ठीक है। तो ये जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहती हुई जाती है। उड़ीसा से राइज करती है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर, वहां से राइज करती है ईस्टर्न घाट से। 535 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। फिर बाउंड्री बनाती है बिटवीन महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। चित्रकूट फॉल्स जो हैं, द फेमस फॉल्स, दे आर फॉर्म ऑन इंद्रावती रिवर ओनली। इस नदी को लाइफलाइन भी बोला जाता है, और बस्तर डिस्ट्रिक्ट ग्रीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के अंदर, जो कि एक ट्रिब्यूटरीज, ये राइट बैंक है और ये लेफ्ट बैंक है। लेफ्ट बैंक की सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, नंदीराज रिवर। बाकी ट्रिब्यूटरी जो है भस्कल, नारंगी, निम्रा, कोटरी, बांदिया, ये सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। इंद्रावती डैम जो है वो भी मुखीगुड़ा इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट वहीं पर है। लार्जेस्ट डैम है इन इंडिया एज वेल एज एशिया, प्रोड्यूस करता है 6000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो the project envisages the diversion of water of Indravati river in its upper reaches into the Mahanadi valley for the power generation and irrigation. अगला जो आर्टिकल है वो है लॉजिस्टिक डेटा बैंक प्रोजेक्ट को लेके, या मतलब ये आर्टिकल बात कर रहा है डिपार्टमेंट जो है फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दे हेल्ड दिस डेटा बैंक प्रोजेक्ट मीटिंग टू रिव्यू द मेजर्स दैट वर टेकन बाय पोर्ट अथॉरिटीज टू इम्प्रूव द पोर्ट परफॉर्मेंस। लॉजिस्टिक सेक्टर में देखो, इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर अगर इम्प्रूव हो जाता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना बहुत मायने रखता है आपके बिजनेस में। आपकी आधा खर्चा यहीं से चला जाता है। तो लॉजिस्टिक आता है मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पैकिंग, अनपैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, सब कुछ। तो आप इसको जितना अच्छा बना दो, आईटी सेक्टर को इंक्लूड कर दो, उतने में मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज बन जाए, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं, मतलब लॉजिस्टिक सेक्टर को आप और ज़्यादा एफिशिएंट और रिलायबल बनाओगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम करेगी, इन्वेस्टमेंट और आएगी। सो ये जो प्रोजेक्ट है ना, 2016 में लॉन्च किया था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, टू मेक इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर मोर एफिशिएंट थ्रू द यूज ऑफ आईटी। इम्प्लीमेंटेड बाय, एक तो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और साथ में जापानीज आईटी सर्विसेज का कोलैबोरेशन है यहाँ पे। अब क्या यहाँ देखो, इस प्रोजेक्ट में क्या होता है, हर एक कंटेनर पे RFID टैग है। अब उस RFID टैग से आप ट्रैक कर सकते हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को फिर हेल्प मिलती है कि अपने गुड्स को इन ट्रांजिट जो है उसको ट्रैक कर पाए। कंटेनर की प्रॉपर मूवमेंट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, एंटायर मूवमेंट, आप चीज़ों को इससे बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट कर सकते हो, और यहाँ से आपको वायबल रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। और साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इंडिया के फॉरेन ट्रेड के अंदर ट्रांसपेरेंसी और इंक्रीज होगी, कट डाउन टाइम जो है वो होगा, गुड्स को ट्रैक करोगे, मूवमेंट फास्ट होगी, कॉस्ट कम होगी, फुल कवरेज है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी, फॉरेन ट्रेड बूस्ट होगा, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। और जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं आप अपने आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो, काफी आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद एक जो आर्टिकल है वो है सेवा भोज स्कीम। इसमें होता क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, recently the amount of 466 lakh which was collected as GST during the last 3 years was reimbursed to the charitable religious institution। अब ये जो स्कीम है ना, सेवा भोज स्कीम, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है।
इसको कंफर्म कर लेंगे एक बार। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो जो लंगर होता है, जो प्रसाद होता है, जैसे गुरुद्वारा हो गया, जो भी कम्युनिटी किचन है जहाँ भंडारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि उनके परचेज पे जो रॉ फूड आइटम जो चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस देती हैं, पे करती हैं, उनको वो रीइम्बर्स कर दिया जाता है, क्योंकि they are providing like further free of cost without any discrimination to the public, to the devotees, langar, prasad, food। तो नोडल मिनिस्ट्री इसकी है कल्चर मिनिस्ट्री, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यहाँ पे। असिस्टेंस के अंदर देखो फ्री प्रसाद और फ्री फूड और फ्री लंगर भंडारा ऑफर्ड बाय दीज चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन लाइक गुरुद्वारा, टेम्पल्स, धार्मिक आश्रम, मॉस्क, दरगाह, चर्च, मोनेस्ट्रीज, तो ये सब इसमें एलिजिबल है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करी जाती है, मतलब आप जो भी रजिस्ट्रेशन करता है फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अंदर फंड जो भी अवेलेबल होते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में उस हिसाब से दिए जाते हैं। और असिस्टेंस के अंदर जो रीइंबर्समेंट होती है, आपको टैक्स नहीं लगेगा, जो आपको टैक्स रीइंबर्स हो जाएगा जो आपने पे किया है ऑन दीज रॉ फूड आइटम्स, घी, एडिबल ऑयल, शुगर, जैगरी, राइस, आटा, मैदा, मतलब आटा, मैदा, रवा, फ्लोर, कुछ भी आप लगा लो, जैसे शुगर और जैगरी एक ही बात होगी, पल्सेस, तो इन सब पे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा स्कीम है। अब एक आर्टिकल हमारा रह गया स्टार सी इनिशिएटिव, वो मैं लूंगी आपके कल के सेशन में, जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो वो आर्टिकल पहले ले लेंगे। ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, विश एवरीबॉडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस।